नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को भारत से सता रहा है डर। अब तिब्बत के लोगों को सेना में जबरन कर रहा है शामिल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन पर मोदी सरकार की नकेल, LIC IPO में चीनी निवेशकों को नो एंट्री। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव का। यूपी चुनाव पर राधा मोहन सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार और फिर से होगी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि PM मोदी अमेरिका हुए रवाना, बड़े ऐलान संभव। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी सेना को आंख दिखाने वाली तोपों से थर्राया पाकिस्तान बॉर्डर। T-90, T-72 और BMP-2 ने दिखाया दमखम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को इसी वक्त लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन को भारत से सता रहा है डर। अब तिब्बत के लोगों को सेना में जबरन भर्ती कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने अपनी मिलिशिया फोर्स में तिब्बतियों की भर्ती को जरूरी बना दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक चीन ने फरमान जारी किया है कि तिब्बत के इलाके में रहने वाले लोगों में हर घर से 18 से 40 साल के बीच की उम्र में एक शख्स को चीनी मिलिशिया में शामिल होना ही जरूरी है। और इस साल की जनवरी से ही चीन ने तिब्बतियों को मिलिशिया में भर्ती करना शुरू किया था। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जुलाई में ईस्टर्न लद्दाख के दूसरी तरफ तिब्बत में भर्ती की गई है, तब डोकलाम के पास चुम्बी वैली में भी भर्ती की गई। और इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक अब चीन ने कह दिया है कि चुम्बी वैली के हर घर से एक पुरुष सदस्य को चीनी मिलिशिया में शामिल होना ही होगा। तो दोस्तों, जबरदस्ती करके अपने सेना में लोगों को भर्ती करा रहा है, वो भी तिब्बत के लोगों को भर्ती करा रहा है। इससे ये साफ है कि भारत से डर गया है चीन। आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत से डर कर ये कदम उठाया गया है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर मोदी सरकार की नकेल, LIC और IPO में चीनी निवेशकों को नो एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में चीनी निवेशकों को शेयर खरीदने से भारत सरकार रोकना चाहती है। अगले कुछ महीनों में LIC का IPO आने वाला है। केंद्र सरकार IPO में विदेशी निवेशों को अनुमति देने पर विचार कर रही है। हालांकि इसके शेयर खरीदने से चीन के निवेशकों को रोकना चाहती है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने 4 वरिष्ठ सरकारी अफसरों और एक बैंकर के हवाले से यह सूचना दी है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद उपजे तनाव को यह घटनाक्रम दिखाता है। आपको बता दें कि LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इसकी हिस्सेदारी $500 अरब से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट के 7% से अधिक हिस्से में है। LIC के IPO की संभावित साइज $12.2 अरब है और अब तक का ये देश का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। इस IPO में सरकार विदेशी निवेशकों को निवेश की मंजूरी देने की योजना बना रही है, लेकिन आपको बता दें कि चीन को इसमें झटका लग सकता है और चीनी निवेशकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो सीमा पर हरकतें कर रहा है चीन, उसका आर्थिक जवाब दे रही है भारत, और चीन को दे दिया है लगातार कई झटकों में से ये सबसे बड़ा झटका, जिसमें LIC के शेयर नहीं खरीद पाएगा चीन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से आ रही है। यूपी चुनाव पर राधा मोहन सिंह का बयान। बोले, बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार और प्रचंड बहुमत से बन रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर 2022 के चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत तो उनके सभी 6 सह प्रभारी भी बुलाए गए हैं। बैठक से पहले यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने अपना रोड मैप पहले ही तैयार कर रखा है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। वहीं किसे टिकट दिया जाएगा और किसका टिकट काटा जाएगा, इस सवाल पर उनका कहना था कि हर जगह से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारियां यहाँ होती हैं, व्यक्ति की तैयारी बीजेपी में नहीं होती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी अमेरिका रवाना, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका रवाना हो गए हैं PM मोदी और कह दिया है कि आतंकवाद समेत इन मुद्दों पर होगी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी दौरे के लिए उड़ान भरने से पहले उन्होंने एक संदेश जारी कर अपने पूरे दौरे के कार्यक्रम और उसके विषय के बारे में जानकारी दी है। PM मोदी के इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 से 25 सितंबर के बीच अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मैं राष्ट्रपति जो
जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करूंगा और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करूंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, बोले इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ के लिए इन सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि महामारी के बाद सतत आर्थिक वृद्धि के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश तथा श्रम एवं उत्पाद बाजारों में सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। AIMA राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने सतत वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं में निवेश बढ़ाने की वकालत की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के दबाव में झुका ब्रिटेन, भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को दी मान्यता, फिर यहां अटका दिया पेंच। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड को बुधवार को अपने अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा परामर्श में शामिल तो कर लिया, लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए ब्रिटेन सरकार की वैक्सीन मान्यता प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति है। भारत को अब भी उन 17 देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनके यात्रियों को टीकाकरण को ब्रिटेन में मान्यता हासिल होगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल ने बुधवार को कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता और इस बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है। ब्रिटेन आने से 14 दिन पहले टीके की दोनों खुराक लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, भारत के दबाव में झुका है ब्रिटेन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो मौसम विभाग से निकल के आ रही है। अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम का लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली NCR में आज बारिश की संभावना जताते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रात में राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांद हुई है। वहीं आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को मध्यम स्तर की बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिन देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आगामी 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना को आंख दिखाने वाले तोपों से थर्राया पाकिस्तान बॉर्डर। T-90, T-72 और BMP-2 ने दिखाया दमखम। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान के तपते धोरों के बीच भारतीय सेना इन दिनों अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। लेह और लद्दाख में जिन तोपों के साथ भारतीय जवानों ने चीन सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, उन्हीं तोपों की गूंज पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर एक बार फिर सुनाई दे रही है। भारतीय सेना रेगिस्तान में युद्धाभ्यास कर रही है। T-90, T-72 तोप हो या फिर BMP-2, हर कोई रेगिस्तान के तपते धोरों पर फर्राटे से दौड़ रहे हैं। कहीं मैदानी एरिया है तो कहीं पहाड़ जैसे दिखने वाली मिट्टी के ढोरे हैं और इसके बाद भी टैंक की गति कम नहीं होती। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान पिछले 1 महीने से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। मंगलवार को तोप के साथ ही आसमान से दुश्मनों के ठिकाने पर अचूक निशाने साधे गए हैं। पिछले 1 महीने से भारतीय सेना जिस तोप से सर्वाधिक प्रभावित है और उसकी ट्रेनिंग लेकर रोमांचित है, उसमें BMP-2 सबसे आगे है। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में भी BMP-2 ने यहां दहाड़ लगाई थी। BMP-2M पैदल सेना से लड़ने वाला तोप है जिसे स्वदेशी भी कहा जाता है। ये BMP-2 IFV का उन्नत संस्करण है और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बेहतर गतिशीलता और अग्निशक्ति प्रदान करता है। इस दौरान T-90 और T-72 ने भी दमखम दिखाया है। ऊंचे पहाड़ी एरिया में इन्हें चलाना ज़्यादा आसान है। अब पहाड़ी के बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका परीक्षण किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर महाजन में मंगलवार को ये तोप गरजे और सीमा पर भी आवाज़ इसकी सुनाई दी। इन दोनों तोपों के शामिल होने से भारतीय सेना में डिजिटाइजेशन के नए युग की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीमा पर हमारे तोप दहाड़ मार रहे हैं जिससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीताफल को लेकर चीन से भिड़ा ताइवान 10 दिन का दे दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दोनों देश अनानास के बाद सीताफल को लेकर
आमने सामने आ गए हैं। दरअसल चीन ने ताइवान से 2 किस्मों के सीताफल आयात करने से मना कर दिया है। चीन का कहना है कि ताइवान से आयात हो रहे सीताफल में खतरनाक कीटाणु हैं। इसे लेकर 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने 140 करोड़ की आबादी वाली चीन को धमकी दे डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका नहीं है जब ताइवान और चीन आमने सामने हैं। ताइवान पर हक जताने को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। ताइवान ने कहा है कि चीन फलों को लेकर बिगड़ते व्यापारिक संबंधों का हल 30 सितंबर तक निकाले। अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो वो मामले को लेकर विश्व व्यापार संगठन जाएगा। वहीं चीन का कहना है कि ताइवान के फलों में फ्लोनोकोकस माइनर नाम के कीटाणु मिल रहे हैं। ये जानते हुए भी यदि चीन उनके फल आयात करता है तो उससे देश की जनता को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं आपको बता दें, इसीलिए चीनी सरकार ने ताइवान के फलों का आयात रोकने का फैसला लिया है। इसके जवाब में ताइवान के कृषि मंत्री चेन चुंग ने कहा कि चीन के आरोपों में कोई दम नहीं है और वो बिना किसी वैज्ञानिक तथ्य बताए आयात पर रोक की बात कर रहे हैं और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ताइवान सरकार ने अपने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए $3.6 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ताइवान सरकार का कहना है कि हम अपने किसानों को अंधेर में नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताइवान और चीन एक बार फिर आमने सामने है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएन में तुर्की राष्ट्रपति ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम पार्टियों के बीच बातचीत के जरिए और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के ढांचे के भीतर 74 वर्ष से कश्मीर में चल रही समस्या को हल करने के पक्ष में खड़े हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकालने की बात कही है, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने कश्मीर को एक ज्वलंत मुद्दा करार दिया था। राष्ट्रपति के बयान के जवाब में विदेश मंत्री ने साइप्रस के संबंध में ट्वीट किया। साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड से मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया है कि सभी को साइप्रस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करना चाहिए। बता दें कि तुर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कई दशक से अवैध कब्जा जमाया हुआ है और इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है, लेकिन तुर्की इसे नहीं मानता। तो दोस्तों, खुद नौटंकी करता है और पाकिस्तान और भारत का जो मामला है कश्मीर, उसमें भी नाक घुसाता है तुर्की, लेकिन अब उसको मुंह तोड़ जवाब यूनाइटेड नेशन में दे दिया गया है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने को कहा था। तब मलेशिया और तुर्की सहयोग को आगे और उन्होंने दोनों ने भारत के इस कदम की आलोचना की थी। और इसी के साथ आपको बता दें, तब मलेशिया और तुर्की दोनों ने ही भारत की इस कदम की आलोचना की थी। तुर्की राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर की स्थिति को एक ज्वलंत मुद्दा बताया था और कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को खत्म करने की आलोचना की थी। उन्होंने 2019 में कहा था कि स्वीकृत प्रस्तावों के बावजूद कश्मीर अभी भी घिरा हुआ है और 80 लाख लोग कश्मीर में फंस गए हैं। उस वक्त पीएम मोदी ने तुर्की की एक निर्धारित यात्रा रद्द भी कर दी थी। एस जयशंकर ने साइप्रस के अपने समकक्ष निकोस क्रिस्टोडिलाइड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने साइप्रस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने की। चीन पर कठोर एक्शन का वक्त अमेरिका से बिगुल बजेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी का आचरण जब आपके लिए खतरा बनने लगे, आपको परेशानियों में डालने लगे, तब अपना अंदाज भी बदल लेना ज़रूरी होता है। आज ठीक ऐसा ही भारत के साथ है। पड़ोसी मुल्क चीन दूसरे पड़ोसी के साथ मिलकर किसी भी हद तक जाकर भारत को तबाह करना चाहता है। हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा रहता है। अब ऐसे में उन पड़ोसियों को नज़रअंदाज करना आने वाले सालों में बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पड़ोसी को कई मोर्चों पर करारा जवाब भी मिला है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा चीन को मिर्ची लगाने जैसा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, चीन एक विस्तारवादी देश है। उसने अपने देश से लगने वाली सभी सीमाओं पर अतिक्रमण किया है। 1965 से भारत को भी वो कमज़ोर समझता रहा है, लेकिन भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियां चीन के सभी तरह के षड्यंत्रों पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो पूरी दुनिया ने उन्हें सुना था
चीन भारत के मोर्चे पर वहीं से कमज़ोर होता दिखने लगा। वहीं पूरी दुनिया में पीएम मोदी के तारीफों में कसीदे पढ़े जाने लगे और अब हाल ही में एक सर्वे ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया पसंद करती है। भारत के कड़े फैसले चीन की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। 2019 के ठीक 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत को और मजबूती के संकेत भी मिल रहे हैं। जाहिर है बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना एक मजबूत संबंधों को जन्म देगा। ऐसे में पीएम मोदी को इस मौके पर भरपूर भुनाना चाहिए। भारत के लिए अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो चीन है। चीन भारत तनाव पर अमेरिका का ओपन स्टैंड भी दुनिया के सामने आना बेहद ज़रूरी है और ये कार्यक्रम पीएम मोदी ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन को मिर्ची फिर से लगाएंगे पीएम मोदी। चीन पर कठोर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। दोस्तों अगर आपको देश की सरकार पीएम मोदी के हर फैसले पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके हाँ या ना में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीओके में फिर एक्टिव हुए आतंकी कैंप। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बढ़ गई है संख्या। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हौसले बुलंद हैं। इसका असर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीओके स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई है और इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश में लग गए हैं। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीओके के 3 नए टेरर कैंप को पाक आर्मी और ISI ने एक्टिव कर दिया है, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ये नए टेरर कैंप मुजफ्फराबाद के नज़दीक, चेलाबंदी, तेजिन और छिजुआ के नज़दीक बनाए गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच फरवरी में हुए सीज फायर के बाद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक बार फिर से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश में जुटी हुई है और इस महीने 18-19 की रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे उरी सेक्टर में 6 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका थी। वहीं आपको बता दें कि सेना के जवान 30 घंटे से भी अधिक समय से लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दोस्तों अगर सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को लगा बड़ा झटका। चीन की कंपनियों से एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं अफ्रीकी देश। कई बड़े प्रोजेक्ट हो चुके हैं रद्द। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि निवेश और कर्ज के नाम पर विस्तार की चीन की रणनीति को धीरे धीरे पूरी दुनिया समझने लगी है। इसी का नतीजा है कि कई अफ्रीकी देश चीन की कंपनियों से एग्रीमेंट तोड़ने लगे हैं। सिंगापुर पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुबंध रद्द करने वाले देश चीन के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजिंग की एक कंपनी से घाना ने अनुबंध तोड़ लिया है। ये कंपनी वहां इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रही थी। घाना सरकार ने इसीलिए अनुबंध रद्द कर दिया क्योंकि कंपनी का काम संतोषजनक नहीं था। तो दोस्तों चीन को भारत ही नहीं पूरी दुनिया दे रही है झटका और अब चीन के साथ दुनिया तोड़ रही है एग्रीमेंट। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तालिबान का समर्थन किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा उसके खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन दुशासन जैसी गति को प्राप्त हो जाएगा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तालिबान का समर्थन किया है। संभल के कैला देवी में योगी ने 275 करोड़ रुपए की लागत की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद संभल का ऐतिहासिक अतीत रहा है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालिबान किस तरह से बर्बरता कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब गौ माता को छेड़ने वाले अपने को सुरक्षित नहीं समझता। पहले भैंसा
गाड़ी बैलगाड़ी गायब हो जाती थी। हमने बूचड़ खाने बंद कर दिए, अब सपा कांग्रेस का धंधा बंद हो गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर मिलने पर भारत विरोधियों को प्रश्रय देने को कोई कोताही नहीं बरतते। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी का आशीर्वाद है तब तक आप निश्चिंत रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कोई दंगा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्षी दलों के कुछ लोग घरों में बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे और ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता जनार्दन के लिए सेवा कार्य किया। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि फिर से बनेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? हाँ या ना में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।